ओबीसी की लड़ाई हमने बहुत लंबे समय से लड़ा है कि हम मूलवासी सदानों के ओबीसी का लड़ रहा हूँ। इन मुद्दों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। ये राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल कर लिया है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की एक चिट्ठी राज्य सरकार को आई थी। उसमें ट्रांसजेंडर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन था। इसी के आलोक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ये 11/4/2022 को एक चिट्ठी कार्मिक विभाग ने लिखा था और राज्य पिछड़ा आयोग से मंतव्य मांगा था इस संदर्भ में। इसके आलोक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 7/6/2022 को एक बैठक आयोजित किया था और उस बैठक में राज्य पिछड़ा आयोग ने कार्मिक विभाग से अपने एक प्रतिनिधि को भेजने का आग्रह किया था। उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे और इस विषय को लेकर ही कार्मिक विभाग के चिट्ठी को आधार मानकर राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी ने मुझे स्वयं इस मैटर को देखने के लिए कहा था और मैं उनके समक्ष अपना मंतव्य रखूं, वह भी उन्होंने कहा था। इसके बाद 7/6 को बैठक होने के बाद पुनः दोबारा 4/8/2022 को बैठक रखी गई आयोग में, लेकिन आयोग के अध्यक्ष के बीमार होने के कारण वो हॉस्पिटलाइज थे, जिसके कारण बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद कोई बैठक हुई नहीं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस संदर्भ में ये विचार किया था कि चूंकि ट्रांसजेंडर का क्या आंकड़ा है, वो झारखंड में कहाँ रहते हैं, ये सही जानकारी नहीं है, तो इसमें जांच करने की बात आई थी और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को यह भी सुझाव दिया था कि भारत सरकार की चिट्ठी के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जो दिया गया था उसके संदर्भ में ये पता करना था और राज्य पिछड़ा आयोग को भी इस संदर्भ में अवगत कराने के लिए कार्मिक विभाग को कहा गया था। लेकिन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है और चूंकि ट्रांसजेंडर वाला मामला अभी निलंबित है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में, इसके बावजूद अभी फिलहाल में राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल कर लिया है। तो मेरा मानना है कि सरकार को थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए था और चूंकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में मामला है और ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक आयोग है, इसके बिना मंतव्य लिए हुए, इससे बिना मंतव्य को ओबीसी में शामिल अभी नहीं करना था। मेरा पुनः सरकार से आग्रह होगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और फिर कोई निर्णय ले और थोड़ा प्रतीक्षा करे कि राज्य पिछड़ा आयोग का क्या मंतव्य इस संदर्भ में राज्य सरकार को मिलता है, उसके बाद कोई निर्णय ले। मैं कहना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार को पिछड़ा आयोग ने कोई अनुशंसा नहीं भेजा, कोई मंतव्य नहीं दिया, ये ट्रांसजेंडर झारखंड में कहाँ रहते हैं, उसकी कितनी आबादी है, क्या स्थिति है, ये किसी को मालूम नहीं, तो फिर किस आधार पर ओबीसी में सीधा शामिल कर लिया। और ये पिछड़ा आयोग के हित में, पिछड़ा आयोग पिछड़ों के हित में ही बना है, तो आयोग पिछड़ों के हितों की रक्षा करने के लिए है और ऐसा लगता है मुझे कि ये पिछड़ों के साथ धोखा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि इस निर्णय पे वे पुनः विचार करें। जिस तरीके से किन्नरों को ओबीसी में शामिल किया गया, आप विरोध कर रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से कहाँ पर अड़चनें आएंगी या ओबीसी का जितने भी लोग हैं उनका हक कहाँ मारा जाएगा? भाई, ये मैंने जैसे आपको बताया कि हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम संवैधानिक जो तथ्य हैं उसको आपके सामने रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं
कि सरकार को इस पे पुनः विचार करना चाहिए, इसलिए कि ये संवैधानिक संस्था है। आप किसी को ओबीसी में शामिल कर सकते हैं, ना उनका आरक्षण घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको राज्य पिछड़ा आयोग का मंतव्य लेना ही पड़ेगा। उनका क्या अनुशंसा होगा राज्य पिछड़ा आयोग का, आयोग का निर्णय को आपको मानना होगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय को मानना चाहिए। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभी कोई अपना मंतव्य दिया ही नहीं है, तो आप निर्णय कैसे ले लिए? मेरा कहना यह है। सरकार के पास मतलब इस मैटर में आप लोग कुछ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में एक आदमी विभाग की एक चिट्ठी आई है, ये आपका 11/4/2022 को। तो मामला तो अभी निलंबित है ना, वो मामला निलंबित है, अभी आयोग के चेयरमैन भी नहीं है, तो वो मामला निलंबित है। तो आप इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए ना। आप हमेशा ओबीसी के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। 7 जिलों में ओबीसी को शून्य बना दिया गया, जहाँ की वहाँ पर एसटी एसी नहीं है। जब नहीं है तो वहाँ भी शून्य करके ओबीसी का अधिकारों को हनन किया, मतलब लूट लिया गया है। तो कभी आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपका आंदोलन और धरना प्रदर्शन यही आपका लड़ाई का आधार है। हम बंदूक गोली से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, डेमोक्रेसी है। जहाँ तक सरकार की बात आती है, सरकार के जहाँ एसटी एसी नहीं है और उसको 0 कर दिया गया ओबीसी को, तो वहाँ पर बाहरी से एसटी एसी लगा करके और वहाँ जैसे ये प्रमुख जो है मुखिया हैं, तो बाहर से लोगों को वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इस बात पे कभी सरकार से रूबरू हुई आपकी बात? ये दुर्भाग्य है। ये पहले भी मैं बताया था, पिछले सरकार को, इस सरकार को भी मैंने बताया, इस तरह से हुआ है। पिछले चुनाव में मुखिया का ऐसा बहुत सारे आपका संथाल परगना में है जो पंचायत का चुनाव ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ एक भी जनजाति की आबादी नहीं थी। तो इसको सरकार को देखना है कि यहाँ 2 भाई रहते हैं, एक सदान जो सदियों से रहते हैं, सबसे पुराना बाशिंदा है, एक जनजाति है। तो 2 भाई का हिस्सा बंटवारा कम होगा, लेकिन एक भाई को देंगे नहीं। पूरा सरकार कभी कभी असंवैधानिक काम कर रही है जो ठीक नहीं है, राज्य के लिए ठीक नहीं है। और इस सरकार को विचार करना पड़ेगा, सबको न्याय देना पड़ेगा। और इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामला को खारिज कर दिया गया था। फिर पुनः हाई कोर्ट में गए थे, फिर ये मामला न्यायालय में जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि ये हमारे बीच नहीं है। रामदयाल मुंडा जो समाज सेवी थे, वो अक्सर कहते थे हमको कि राजेंद्र बाबू, ये हम लोग का सदान और जनजाति की लड़ाई को सरकार क्या सोल्व कर गई? हम लोग दोनों बैठ के यहाँ के जनजाति और सदान सोल्व करेंगे चटाई में बैठ के। वही फार्मूला आज भी हम लोग के पास है, और हम लोग सदान और जनजाति दोनों एक सिक्का के 2 पहलू हैं। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, और जो सदानों का अधिकार है सदानों को भी देना चाहिए, और जनजाति के अधिकार जो है उसको उनको भी मिलना चाहिए। यह सरकार से हमारा मांग है, और मेरा उनसे आग्रह भी है सरकार से। क्या लग रहा है कि ओबीसी और एसटी एसी और जनजातियों के बीच में मतभेद पैदा कर रही है सरकार आरक्षण को लेकर? ये सरकार मतभेद कर रही है या नहीं कर रही है तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये सरकार की नीति से जरूर मतभेद पैदा हो गई है। ये हो गई है जो हम लोग दोनों एक साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन आज मन में है सदानों का कि इस राज्य में सिर्फ हमारा वोट देने का काम रह गया। 112 प्रखंड के पंचायतों में सदान, यहाँ ओबीसी भी, उसमें दलित भी, वो ना मुखिया बन सकते हैं, ना प्रमुख बन सकते हैं, ना जिला परिषद अध्यक्ष बन सकते हैं। पहले से हम विधायक सांसद तो बहुत जिलों में बन ही नहीं सकते थे, लेकिन अब ये भी नहीं बन सकते हैं। तो ये द्वितीय दर्जा का नागरिक बन के रहने के लिए आप सदान ना ओबीसी कोई तैयार नहीं है। इसलिए सरकार को विचार करना चाहिए कि सबको आबादी के अनुसार से उनका अधिकार देना चाहिए सरकार को। लगातार नियोजन नीति को लेकर के ओबीसी को भी छला जा रहा है। सरकार दोहरी नीति के आधार पे ओबीसी को राज्य से अलग कर रही है, क्या कहेंगे? ये नियोजन नीति में सिर्फ ओबीसी को नुकसान नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। ये ओबीसी में पूरे राज्य के लोगों की नुकसान है, ये जनजातियों को भी नुकसान होने वाला है,
क्योंकि हमारा राज बनने का मतलब था कि यहाँ के भाषा, संस्कृति, शैक्षणिक, आर्थिक के पिछड़ापन इसका आधार था राज बनने का। और आज नियोजन नीति नहीं बनने से यहाँ सबसे ज्यादा झारखंड को नुकसान हुआ है। जिसके लिए राज बना आज वही बेघर है। हम ये कहना चाहते हैं, ये नियोजन नीति को लेकर, स्थानीय नीति को परिभाषित करने को लेकर मैं लंबा लड़ाई लड़ा हूँ और लड़ रहा हूँ लगातार ईमानदारी पूर्वक। तो मेरा कहना है, अगर सरकार को कुछ अड़चने 1932 और 1964 अंतिम सर्वे को आधार मानकर स्थानीय नीति बनाने के लिए कुछ सरकार को दिक्कत आ रही है, तो हम सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, 3 मार्च 1982 में जो संयुक्त बिहार में नियोजन नीति बनी है बिहार में, उसी को फिलहाल लागू कर दे और उसके बाद ही कोई नियुक्ति करे। अगर 3 मार्च 1982 के नियोजन नीति को जो बिहार में बनी उसको लागू सरकार करती है, तो वो स्वतः ही बाहर के लोग छट जाएंगे, क्योंकि जो 3 मार्च 1982 में जो नियोजन नीति संयुक्त बिहार बनी है वो खतियान आधारित ही है। इसलिए फिलहाल उसी को लागू कर दे सरकार, तो झारखंडियों का अस्तित्व और अधिकार बच जाएगा। एक लास्ट सवाल है कि अभी फिलहाल कोयम्बटूर में एक झारखंड का समीर साहू करके जाते हैं और धर्मांतरण को लेकर के उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती है। आपने उनका आवाज नहीं उठाया? नहीं, ये विषय मेरे आया है। मैंने अभी तो अब किसके लिए हुआ है तो जांच का विषय, हम जरूर कहेंगे आपके माध्यम से ऐसा हुआ तो सरकार जांच कराए। राज्य सरकार से भी हम आग्रह करूंगा कि भाई वो जांच कराए और वह संबंधित गवर्नमेंट को सरकार पत्राचार करे या केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए राज्य सरकार लिखे। हम जांच चाहेंगे, इसके लिए जांच हो। धर्मांतरण सही है या गलत? बिल्कुल गलत। सभी को अपने धर्म में रहना चाहिए और भाईचारा बना के रखना चाहिए। मतलब राज्य जिला में ओबीसी का जो है ना, रास्ते हुए भी आरक्षण के विरुद्ध, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ओबीसी की लड़ाई हमने बहुत लंबे समय से लड़ा है। यहाँ मूलवासी सदानों के ओबीसी का लड़ रहा हूँ। अभी जो 0 है 7 जिला में, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो मैं तो शुरू से आवाज उठा रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल ही कार्यक्रम हुए हैं सिमडेगा के एक केसे में, उसमें भारी संख्या में सदान जुटे थे। उसमें जो यहाँ के स्वर्ण है वो भी साथ है ओबीसी का, और इसका विरोध हुआ है। सरकार से मांग की है कि आबादी के अनुसार से आप आरक्षण दीजिए। और राज्य पिछड़ा और आयोग ने भी 36 से 50% आरक्षण देने के लिए ओबीसी को अनुशंसा किया है कि तमिलनाडु के तर्ज पे। अब निर्णय सरकार को लेना है, तो हम आवाज तो उठाइए रहे। रैली, सम्मेलन, धरना, प्रदर्शन सब हो ही रहा है। अंत तक लड़ेंगे।